हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनसीईआरटी के हमारे सीरीज़ में हम बात कर रहे थे हमारे क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन चलाना। कौन चला रहा है शासन? गांव के लोग चला रहे हैं क्या? नहीं, गांव के लोग नहीं चला रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम मॉडर्न हिस्ट्री में घुस चुके हैं, जहाँ पर आधुनिक इतिहास हम पढ़ रहे हैं। हमने देखा हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो क्या था कि कंपनी कैसे व्यापार से साम्राज्य तक अपनी सत्ता स्थापित करती है। हमने देखा कैसे वो यहाँ आती है, ज़मींदारी खरीदती है, फिर क्या होता है बक्सर प्लासी के युद्ध, उसका विलय नीति कुशासन जो बन पड़ रहा था इन लोगों से, वो अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर रहे थे। उसी कड़ी में हमने देख रहे ग्रामीण क्षेत्र पर ये लोग किस तरीके से एक तरीके से समझ लो टॉर्चर है इनका। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि स्थायी बंदोबस्त रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सब की मदद से ऐसी व्यवस्थाएं लागू करके, इफ़ आप जिसने पार्ट 1 वीडियो देखा है उसको पता है कि वो सभी लागू करके ये लोग क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व लेना और किसानों को परेशान करना। किसानों को परेशान करेंगे तो किसान क्या करेंगे? विद्रोह। तो हम आगे विद्रोह भी देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा किसका विद्रोह? नील का विद्रोह देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि नील की खेती जो करवाएंगे ये किसानों से, उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। ठीक है, तो वो किसानों के मन में वो भड़ास है जो बाद में जाके एंड में निकलेगी। ठीक है, तो आज हम नील की खेती के बारे में, नील की खेती कैसे होती है, भारतीय नील की क्यों विदेशों में सबसे ज़्यादा डिमांड थी, नील की खेती कैसे होती थी, और नील विद्रोह के बारे में, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा कि जो यूरोप में नीड थी, क्या क्या नीड थी इनको, जैसे नील और अफीम, नील और अफीम, तो ये चीज़ें ये लोग यहाँ उगा ही रहे थे। यूरोप की जो मांग थी उस हिसाब से। उसके अलावा भी ये लोग क्या कर रहे थे, जैसे यूपी में गन्ना, जिसे क्या बोलते हैं संयुक्त प्रांत, ठीक है, वहाँ पे गन्ना, और दूसरा मद्रास में चावल, महाराष्ट्र में उधर के साइड में क्या बोलते हैं कपास, और पटसन जूट जिसे बोलते हैं, जिसकी डोरी बनाई जाती है। तो वो सभी चीज़ें खुद नहीं उगा रहे थे, उसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहे थे ताकि उसकी सप्लाई कहाँ की जा सके? इनके देश में। ठीक है, तो ऐसा ये लोग हमारे अंग्रेज कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें से ही एक है नील। और नील की सबसे ज़्यादा डिमांड क्यों थी, पहले हम देखेंगे नील क्या है, फिर हमारा जो टॉपिक है वो है कि भारतीय नील की डिमांड सबसे ज़्यादा क्यों थी। उसके लिए क्या चाहिए? डस्टर चाहिए ताकि इसको मिटा सकें। नील क्या है? नील एक पौधा है जिससे नीला रंग निकलता है। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि 2 बुक में हमारे फ़ोटो दिए गए हैं, उनमें एक है मॉरिस कॉटन छापा और एक कलमकारी छापा। दोनों ही कपड़े हैं, उनमें रंग है नीला रंग, लेकिन दोनों ही रंग क्या है? नील है। ठीक है, वो उसमें ये दिखाया गया है कि जो है वो नील का पौधा होता है, उससे नीला रंग निकलता है, और वो ब्रिटेन में भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ से जाती थी। ठीक है, ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि भाई क्यों हम नील के बारे में बात कर रहे हैं। उससे कलर निकलता है जो कपड़े को रंगने के लिए काम आता था। ठीक है, नील का पौधा होता है जिससे क्या निकलता है? नीला रंग निकलता है। ठीक है, अब बात आती है कि भारतीय नील की डिमांड क्यों थी। भारतीय नील की मांग, पता है जो नील का जो पौधा होता था ना, वो क्या होता था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही उगता था। ठीक है, ये बात समझ लो, कहाँ उगता था? उष्णकटिबंधीय इलाके में ही उगता था। अब उष्णकटिबंधीय क्या है? तो उष्णकटिबंधीय यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठंड कम होती है, थोड़ा सा गर्म इलाका। ठीक है, तो हमारा जो भारत था वो कहाँ पड़ता था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्या है ये? भारत है? नहीं है, भारत नहीं है, पृथ्वी है। तो
भारत ऐसा होता ही नहीं है तो कैसे होगा, है ना। ठीक है, तो पृथ्वी है तो ये हमारी क्या है, कर्क रेखा, ये क्या है, भूमध्य रेखा, ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। जिसको भूगोल का थोड़ा बहुत ज्ञान है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा के बीच का जो ये एरिया है क्या कहलाता है, वो ये पृथ्वी का शेप देख लो। सनलाइट कैसे गिरेगी, यहाँ से, ये हमारे सूर्य भगवान है, देख लो ऐसे गिरेगी, तो यहाँ सनलाइट गिरती है सीधी। ये एरिया क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय यानी कि थोड़ा सा गर्म इलाका। ठीक है, 23-23.5 डिग्री अक्षांश, है ना। फिर इसके बाद आ जाता है शीतोष्ण। यूरोप, ब्रिटेन, ये लोग कहाँ पड़ते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब देखो, भारत यहाँ था, आधा पूरा नहीं, आधा हिस्सा जम्मू कश्मीर का, और ये पूरा एरिया यहाँ शीतोष्ण में। तो पता है आपको, इसलिए वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और बर्फ़ भी जमी हुई रहती है ऊपर की साइड हिमालय में। क्यों, क्योंकि वो शीतोष्ण कटिबंधीय में। अब क्यों यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पर सीधी गिरती है, सूर्य की किरणें जो है वो यहाँ पर सीधी, ऐसे समझो कि सूर्य लोगों के सिर पर आता है। जैसे हमारी छाया आती है तो शैडो बनती है, इधर सूर्य है तो इधर शैडो बनेगी, ऐसा नहीं। यहाँ पर कुछ साल में कई एक बार सन जो होता है वो सीधे सिर पर होता है, तो यहाँ पर सनलाइट सीधी गिरती है, तो यहाँ पर तापमान ज़्यादा है। उस वजह से नील का जो पौधा है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत में ज़्यादा उगता था। भारत में उगता तो ऐसा नहीं कि आप उससे ब्रिटेन में उगाओ तो वो मना कर दे कि नहीं मैं बाहर ही नहीं निकलूँ, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि वो यहाँ जैसे जिस एनवायरनमेंट में जो चीज़ उग सकती है वो वहाँ पर ज़्यादा फलती फूलती है। जैसे रेगिस्तान में उगने वाली चीज़ वहीं पर ज़्यादा फलेगी फूलेगी, उसका डेवलपमेंट अच्छे से वही हो पाएगा। वही चीज़ है कि भारत में ज़्यादा क्या होता था, नील पौधा क्या करता था, ग्रो करता था, ऐसे समझ लो। अरे हिंदी में लिख देती हूँ, फलता फूलता। ठीक है, अच्छा कलर निकलना, उसका अच्छा डेवलपमेंट होगा तो हमें जो उससे चीज़ मिल रही है वो अच्छी मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई ना, क्यों नील उग रही है भारत में, क्यों भारतीय नील की डिमांड हो रही है, क्योंकि वो पौधा यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में फलता फूलता था, उगता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसकी विदेशों में बहुत ज़्यादा मांग थी। क्यों, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा उगता था, भारतीय नील की विदेशों में ज़्यादा मांग थी और इसकी कीमतें ज़्यादा थी, क्योंकि ये कम ही उपलब्ध होती थी, क्योंकि कम अवेलेबल उपलब्ध, ठीक है, कम मिलती थी, क्योंकि इसलिए उसकी कीमतें भी ज़्यादा थी, कम ही मिल पाती थी। तो क्या हुआ कि जो ब्रिटेन के लोग थे वो एक वहाँ पर उनके मिलता जुलता, नील से मिलता जुलता पौधा था वोड, तो उस पर डिपेंड रहते थे नीले कलर के लिए। ब्रिटेन वासी क्या कर रहे हैं कि भाई हमें इंडिया से तो इतने पैसे ले रहे हैं, ये लोग दे नहीं रहे हैं, नील दे रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा वो लोग क्यों ना हमारे यहाँ ये पौधा है उससे ही हम नीला कलर ले लें। तो कौन सा पौधा था, वोड, इस पर निर्भर कौन, रंगरेज। अब क्या हुआ कि जो इससे क्या निकलता था, कलर, रंग, है ना, क्या निकलता था, फीका और बेजान, ऐसा अच्छा कलर नहीं निकलता था नील के बदले। तो अब सोचो, जो वोड उत्पादक है वो वोड उत्पादन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो उन्हें जिस चीज़ से अच्छा कलर मिल रहा है वो वही लेंगे ना। नील से अच्छा मिल रहा है तो क्या हुआ कि रंगने वाले, कपड़ा रंगने वाले, ठीक है ना, तो नील ही पसंद करते थे, उनको नील पसंद थी।
कि नील से अच्छा रंग आता है। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो नील का आयात था ब्रिटेन में वो रुकवा दिया। क्या किया, नील आयात पर रोक लगा दी। लेकिन अब हमें पता है कि जो कपड़े रंगने वाले हैं, कपड़े भी लिख ही देते हैं ना, कपड़े रंगने वाले, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो नील ही चाहिए। तो उन्होंने सरकार को बोल के वो नील पर जो पाबंदी लगाई वो रुकवा दी। ठीक है, रंगरेजों ने नील पाबंदी हटवा दी। पूरा प्रोसेस समझ में आया। वुड पौधे पर निर्भर थे, लेकिन उससे कलर क्या निकलता था, फीका और बेजान। तो क्या हुआ कि अब इनको तो बेचना है ना वुड उत्पादकों, तो उन्होंने क्या किया कि हम क्या करते हैं, हमारी चीज़ बिके उसके लिए क्या करते हैं, नील का जो आयात हो रहा है उसको रुकवा देते हैं, आना बंद कर दो उसको तो लोग ये लेंगे। लेकिन सोचो, जिनको अच्छी क्वालिटी में चीज़ें बेचनी है, अच्छी क्वालिटी में अपने कपड़ों को रखना है, तो उन्हें तो वही कलर चाहिए जिससे अच्छा रंग आए। तो रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। तो उन्होंने क्या किया, सरकार को बोला कि आप नील की पाबंदी जो है हटा दो, नील को वापस आने दो। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब क्या हुआ कि यहाँ तक कुछ अलग स्टेट्स है, क्या बोलते हैं, कंट्रीज हैं, उनमें भी नील का उत्पादन होने लग गया था, नील उगाई जाने लग गई थी। नील उगाने के लिए हमें इंक चाहिए। क्या हुआ कि इंडिया से जो नील आ रही थी उसके लिए तो उन्होंने पाबंदी रुकवा दी, उसमें ढील दे दी। फिर क्या हुआ कि नील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो क्या हुआ, कैरिबियाई द्वीप समूह, क्या है, कैरिबियाई द्वीप समूह कहाँ है, मैप में सर्च कर लो कैरिबियाई द्वीप समूह कहाँ है। तो वो जो भूमध्य रेखा आ रही है ना, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, उसके बाजू में ही ये दिखेगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय इलाके में। ठीक है, तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय इलाका है, नील उग सकती है। तो यहाँ के कुछ यहाँ स्थित जो कुछ थे ना कंट्रीज, उन्होंने भी क्या उगाना शुरू कर दिया, नील। इसमें सेंट डोमिंगो, इसमें किन्होंने, फ्रांसीसियो ने, और ब्राज़ील में किन्होंने, पुर्तगालियों ने। फ्रांसीसी लिख देती हूँ ना। और कहाँ, ब्राज़ील के बाद उत्तरी अमेरिका, और वेनेजुएला, इसमें स्पेनिश लोगों ने। ठीक है, और जमैका, यहाँ पे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश। ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, नील उत्पादन, नील उगाना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन में नील कहाँ से आने लग गई, उत्तरी अमेरिका से भी आ रही थी। ठीक है, वहाँ पर उसको उपलब्ध करवाया जा रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से आने वाली जो नील थी वो बंद हो गई। ठीक है, कब बंद हो गई, 1783 से 1789 के बीच क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका से जो नील आयात, क्या हो रहा था, नील आयात वो रुक गया। अब इसके रुकने से क्यों क्यों बात कर रहे हैं हम इसके रुकने की, तो प्रॉब्लम क्या आई कि ब्रिटेन में शुरू हो गया था औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या, मशीनें आ गई। तो अब क्या हो रहा, मशीनें आ गई तो जो चीज़ उन्हें करने में समय लग रहा है, जैसे किसी चीज़ को कल्टीवेट करना, उगाना, लाना, निकालना उसमें से, तो समय लगता है ना, इंसान हाथ से करते हैं, लेकिन मशीनीकरण आ गया
तो क्या हुआ कि वो चीज़ें जल्दी होने लग गई और जो आउटकम था, जो मिल रही थी चीज़ें, वो ज़्यादा होने लग गई। क्या हुआ? ब्रिटेन में औद्योगिकरण, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया। तो क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ? कपास उत्पादन ज़्यादा। सोचो, कपास उत्पादन ज़्यादा है तो कपड़े ज़्यादा बनेंगे। उन्हें रंगने के लिए क्या चाहिए? कलर। क्या नीड है? कलर की, नील की, क्योंकि उस टाइम पर कृत्रिम कलर नहीं थे। हैंडमेडेड जो बना लेते हैं हम कलर, वो नहीं थे। पौधे से जो नील निकल रही थी उस पर ही डिपेंडेंट थे, और अमेरिका से जो था नील का आयात जो था वो बंद हो गया। तो अब क्या हुआ? ब्रिटेन की दिलचस्पी बढ़ रही है भारत में, और भारत से कितनी नील वहाँ गई उसके बारे में हम देखते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। क्या हुआ? यहाँ से जो ब्रिटेन में नील का आयात हो रहा था, कब? ब्रिटेन में नील आयात कहाँ से? भारत से। वो 1788 में कितना था? 30%। वो ही क्या हो गया? 1810 में बढ़कर वो कितना हो गया? 95% नील क्या हो रही थी? भारत से ब्रिटेन जा रही थी। ठीक है ना? इतनी ज़्यादा वो नील यहाँ से, सोचो इतना ज़्यादा वो यहाँ से कर रहे हैं, तो यहाँ लोग एकदम से मान तो नहीं गए होंगे कि भाई हाँ हम आपको उगा के ना दे देंगे। ऐसा भी नहीं हुआ होगा, वो अपनी खेती भी कर रहे होंगे। तो कैसे नील की खेती होती थी वो भी हम देखेंगे। देखो इतनी ज़्यादा यहाँ से वो लेके जा रहे हैं, इन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना? किनको? ब्रिटिश लोगों को। 95% हमारे यहाँ से नील ये लेके जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि इनकी इतनी इसमें वो हो गई कि हमें बेनिफिट हो रहा है, तो इनके जो कर्मचारी वगैरह थे ना, वो भी छोड़ के क्या हो गए? अफसर क्या हो गए? जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़कर क्या? नील उत्पादन में क्या लेने लग गए? रुचि लेने लग गए। ठीक है? ऐसा होने लग गया था। बहुत सारे अफसरों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, और वो नील के भी यहाँ हमें इनकम हो रही है। ठीक है? तो अब क्या होगा? ये किसानों से किस तरीके से इन्होंने नील की खेती करवाई, और इतना ज़्यादा परसेंटेज में नील यहाँ से भेज रहे थे, तो वो हम देखेंगे कि नील की खेती कैसे होती थी। ठीक है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहेगा। क्या? ब्रिटेन की भारत में बढ़ती दिलचस्पी। ब्रिटेन की दिलचस्पी तो है ही, पूरा खा गए भारत को, यहाँ आ गए, सब कुछ लूट के लेके चले गए, पूरा अपना शासन ही स्थापित कर लिया ब्रिटेन की। अब और क्या दिलचस्पी बढ़ेगी? भारत में बढ़ती दिलचस्पी। अब ये दिलचस्पी देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इंक डालनी पड़ेगी। अब क्या हुआ कि जो वोट उत्पादक थे उन्होंने क्या किया? बंद करवा दिया कि भाई नील जो आयात हो रही थी उसको बंद करवा दिया ब्रिटेन में, जो वोट उत्पादक थे उन्होंने। लेकिन क्या हुआ कि जो नील जिनको चाहिए थी रंगरेज, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो नील ही चाहिए। उन्हें तो नील ही अच्छी लगती थी कपड़ों को रंगने के लिए। तो अब क्या हुआ? नील की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो क्या हुआ? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में
उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील और अलग अलग जो स्टेट कंट्रीज थी उनमें भी क्या, ब्राज़ील में और कहाँ पर, जैसे पुर्तगाली, ठीक है, ये सब क्या करने लग गए, उगाने लग गए नील। ये लोग भी नील उगाने लग गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर इनके पास नील कहाँ से आ रही थी, ब्रिटेन में उत्तरी अमेरिका से भी आ रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो नील आना बंद हो गई। कब, जब यहाँ पर औद्योगिकरण शुरू हो चुका था। अब औद्योगिकरण को समझो, औद्योगिकरण यानी कि मशीनी युग आ गया, मशीनी युग आ गया। तो जो चीज़ें हाथ से लोग कर रहे थे, समय लग रहा था, वो समय कम हो गया, चीज़ें जल्दी होने लग गई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होने लग गया कपास उत्पादन। सोचो, कपास उत्पादन होने लग गया, यानी कि कपड़े बनेंगे, रुई से बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़े बनेंगे, रंगने के लिए रंग चाहिए, तो इनको ज़रूरत है, नीड है नील की। और उत्तरी अमेरिका से नील का आयात बंद हो गया, नील का आयात जो है वो बंद हो गया। तो अब नील कहाँ से जाएगी, भारत से। तो भारत से जाने वाले नील का देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया था उसका स्तर। 1788 में यहाँ से भारतीय नील का उत्पादन, ब्रिटेन में भारतीय नील का आयात कहाँ, ब्रिटेन में कितना था, 30%, ठीक है। और यही 1810 में बढ़ के 90% हो गया। इतनी ज़्यादा मात्रा में नील वहाँ से कहाँ जाने लग गई, ब्रिटेन में। तो क्या समझा हमने कि कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ की नील की डिमांड थी। अब हम बात करेंगे कि नील की खेती कैसे होती थी। तो नील की खेती होती थी दो प्रकार से। नील की खेती कैसे होती थी, खेती कैसे होती थी, तो नील की खेती होती थी निज खेती और रेयती खेती। बिल्कुल एक जैसे है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हमें समझने की नीड है, बस वो समझते ही ये हमें समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ लो, निज यानी खुद का, ठीक है, रेयती यानी ये लोग इस चीज़ को रेंट पे दे देंगे, ठीक है, उस तरीके से एग्रीमेंट साइन करके। निज यानी ये लोग खुद उसको उगाएंगे। इसमें क्या होता था, निज खेती में ये लोग, बागान मालिक खुद की ज़मीन पर, बागान मालिक क्या करता था, खुद की ज़मीन पर नील उत्पादन करता था, और उसके लिए वह ज़मीन भाड़े पर भी ले सकता है, भाड़े पर भी। और मजदूर किसानों को वह मजदूर रख लेते थे। ये तो हो गई निज खेती। और रेयती खेती कैसे होती थी, रेयती खेती में क्या होता था, किसानों को जमीन दे देते थे ये लोग रेंट पे, कि भाई ये क्या करते थे, किसानों के साथ सट्टा, ऐसे समझो, किसानों के साथ सट्टा, यानी आसान भाषा में इसको ऐसे समझो, एग्रीमेंट, मतलब लिखित में ये ले लेते थे कि भाई उनको कर्जा दे देते थे, पैसा, कि भाई ये आपको पैसा दिया जाएगा और आपको इस जमीन पे, आपकी जमीन, खुद की जमीन पर अच्छी से अच्छी जमीन पर आपको नील उगानी है और उसे हमें दे देना है, और उसके बदले आपको कर्जा दे दिया जाएगा। और इफ़ किसान नहीं मानते
तो ये लोग क्या करते थे, गांव के जो मुखिया होते थे, ये वाला काम ज़बरदस्ती था, इसमें अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ, किसानों को बहुत ज़्यादा, इसकी इन दोनों की जो समस्याएं हैं वो भी हम देखेंगे। इसमें किसान अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ और इसमें किसानों को इतना नुकसान नहीं हुआ, इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इसमें अंग्रेजों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि इसमें ये क्या करते थे, जो गांव के मुखिया थे उनको ऐसा बोल देते थे कि भाई ज़बरदस्ती उस एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए जाते थे, और इफ साइन करवा लिए तो फिर अब गांव के मुखिया की बात, जो किसान ये खेती नहीं करना चाह रहे उन्हें भी वो करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसको अच्छे से समझ लो, सट्टा एग्रीमेंट कर देते थे कि कर्जे के बदले नील की खेती, ये ऐसे की जाती थी। ठीक है, नीच खेती यानी बागान मालिक, बागान मालिक कौन है, कंपनी के ही इंसान हैं, वो खुद की ज़मीन पर नील का उत्पादन करेंगे। ठीक है, और ज़मीन भाड़े पर भी ले सकते हैं और मजदूर किसानों को वो रख लेंगे। ठीक है, उनके फेवर के ही लोग हैं। अब रेती खेती में क्या होता था कि भाई वो पैसा दे देंगे, इसमें ये लोग क्या करते थे कि कर्जा ऐसे दे देते थे जैसे वो उनको कर्जा देंगे और किसान नील आके उस बदले में नील दे देंगे उन्हें कि भाई पैसा दिया है तो नील दे देंगे। जब किसान नील देने आएंगे तभी वो कर्जा देंगे। सोचो जैसे मैं नील लेके आई हूँ और मैं किसानों को अंग्रेज़ों को दे रही हूँ कि ये मैंने उगाई है, ये ले लो आप, तो उसके बदले जो वो पैसे देंगे मुझे, तो वो पैसे वो इस तरीके से देते थे कि जैसे ये तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तो तुम्हें फिर से, तुम कर्जे में हो, तुम्हें इसका कर्जा चुकाना है, फिर से नील उगानी, ऐसे फंसा दिया। इस रैयती वाला जो सिस्टम था ना, उसमें किसानों को अंग्रेजों ने फंसा दिया था, बाद में विद्रोह भी हुआ था। इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, और नीच खेती में ये लोग मजदूर रख लेते थे, तो वो जब कर सकते हैं, इसमें फोर्स करते थे कि आपको सबसे अच्छी ज़मीन पर नील की खेती करनी है। ठीक है, अब नीच खेती की समस्याएं देख लेते हैं और और रेती खेती की समस्याएं देख लेते हैं हम। नीच खेती में क्या हुआ, अंग्रेजों को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन रेती खेती में किसानों को नुकसान हुआ और अंग्रेजों ने लाभ लिया उसका। नीच खेती की समस्याएं, खेती की समस्याएं, क्या समस्याएं आई कि जैसे जिस समय नील की खेती होती थी, नील खेती उसी समय क्या होती थी, धान खेती, तो किसान कहाँ व्यस्त होंगे, किसान धान में व्यस्त, तो क्या हुआ, अंग्रेजों को मजदूर नहीं मिलेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे अंग्रेजों को। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई कि जैसे एक बीघा क्या है, नील खेती के लिए कितना हल, 2 हल चाहिए, तो 1000 बीघा के लिए कितना चाहिए, 2000 हल। तो क्या हुआ कि हल बैल, जब यहाँ हल बैल चाहिए, जब चावल की खेती और उसमें भी हल बैल चाहिए, तो इनको वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मजदूर वगैरह और उनका सामान वगैरह, तो इस तरीके से इनको फायदा नहीं हो रहा था। क्या हुआ कि हल बैल अन्य धान खेती में व्यस्त, धान खेती में व्यस्त, तो इस चीज में वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ये एक नुकसान था नीच खेती में। दूसरा क्या था कि मजदूर जो थे वो मिल नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपना, उन्हें नील कोई खा तो नहीं सकते ना, उन्हें तो धान भी उगाना है, तो वो कि भाई हम नहीं उगाएंगे क्योंकि हम धान उगाएंगे क्योंकि हमें खाने के लिए दाल चाहिए, तो इस तरीके से वो मना कर रहे थे। तो नीच खेती में ये समस्याएं आ रही थी। ठीक है,
तो ये तो देखा हमने नील की खेती में जो नीच खेती में जो समस्याएं थी वो उनके बारे में, कि भाई मजदूर जो थे वो नहीं मिल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी अन्य धान की खेती में व्यस्त थे, क्योंकि उन्हें खाने के लिए धान तो चाहिए ना। नील कोई उन्हें खाने को तो नहीं दे रहे, वो तो बस अपना लेके और चले जाएंगे। उन्हें पेट भरने के लिए अनाज तो उगाना पड़ेगा, जो वो हमेशा ही हर साल उगाते हैं। इसके लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे। दूसरा, उन्हें हल बैल भी ले लो, ठीक है। अब हल एक के साथ 2 हल चाहिए 1 बीघा में, तो बैल उन्हें 4 चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स थी निजी खेती में, ठीक है। तो इसमें किसानों को इतना लॉस नहीं हुआ, लेकिन जो हमारी रैयती खेती है उसमें होगा किसानों को लॉस। देखो कैसे होता है। रैयती खेती समझ गए ना? रैयती खेती यानी कि ये लोग क्या करते थे, किसानों को भी बोल देते थे कि भाई आपको ये पैसे दे दिए, एग्रीमेंट साइन कर लिया, और आपको आपकी सबसे अच्छी ज़मीन है उस पर जो है नील उगा के हमें देनी है। सोचो, उनको खाने के लिए धान चाहिए, तो सबसे अच्छी भूमि पर वो अपना धान उगाएंगे ना, वो नील क्यों उगाएंगे? तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स आने लगी। किसान धीरे धीरे विद्रोह करने लगे। पहले तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो आके उन्हें पैसे दे के जा रहे थे कि ये लो पैसे और उगाओ, आप दे दो। और जैसे ही देने आए तो ऐसे समझाया ना कि जिस तरीके से वो उस कर्जे को ही वो ये समझ रहे थे कि भाई जैसे नील दी और उसके पैसे दिए, तो उसको वो ये समझ रहे थे कि आपको फिर से और उगा के देनी है। ऐसे कर्जे में डूब गए। रैयती खेती की समस्या है, रैयती खेती। अब इसको सिंपल ऐसे समझ लो कि रैयत यानी कि किसान, ठीक है। इसमें किसान करेंगे और निज में यानी वो लोग खुद करेंगे, ठीक है। तो रैयती खेती में क्या हुआ, समस्याएं क्या आई? रैयती खेती की समस्याएं, क्या समस्याएं आई? किसान जो थे वो कर्जे में डूब गए। अब कर्जे में क्यों डूब गए, ये बात समझ में आ गई ना? क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो उन्हें कर्जा देते थे नील उत्पादन के बदले में, कि भाई आपको नील उगा के देंगे, और जिस समय वो नील उन्हें देने चाहते थे उसी समय वो और कर्जा दे देते थे। उसका पैसा समझ के नील का कि दे रहे हैं और आपको और उगानी है, ऐसा ये लोग फंस गए, कर्जे में डूब गए। दूसरा क्या हुआ कि जो नील थी ना वो भूमि की उर्वर क्षमता को खत्म कर देती थी। नील क्या करती थी, भूमि की उर्वर क्षमता को, क्योंकि वो जड़ें उसकी गहरी थी और उसको ताकत, वो जमीन की सारी उर्वरता को खींच लेती थी। तो वहां पर धान की खेती नहीं की जा सकती थी, और किसानों को खाने के लिए धान चाहिए, तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम जैसा था। नील भूमि की उर्वरता को कम कर देती थी, को कम कर देती थी। तो किसान धान खेती बंद, ऐसा समझ लो, शॉर्ट में लिख रहे हो, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हुई रैयती खेती की, कि भाई इनको कहा कि सबसे अच्छी भूमि पर नील उगाओ, अच्छी भूमि पर नील उत्पादन का दबाव। तो इससे क्या हुआ, धान खेती रुक गई। अब ये समस्याएं हैं किसान के लिए, उन्हें जो खाने के लिए चीज चाहिए, चावल धान, वो नहीं उगा पा रहे, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम ही है। तो ये सब क्या थी, रैयती खेती की समस्याएं। 25% पर तो आपको क्या करनी है, नील की खेती करनी ही है, ठीक है। ये क्या था, रैयती खेती की समस्याएं थी। अब हम बात करेंगे, समस्याएं हो रही है तो क्या होगा बताओ। समस्याएं हो रही है तो किसान विद्रोह करेगा, और ये समय कब का है, समय है जब खचाखच भजाभज वाला विद्रोह हो रहा था, 1857 का विद्रोह। उसके जस्ट 2 ईयर बाद की बात है। तो लोगों को पता है कि हम बोलकर विद्रोह करके अपनी बात मनवा सकते हैं और हम हमारे लिए लड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, विद्रोह 1789 में, 1757 के जस्ट 2 ईयर ठीक है लेटर, ठीक है ना। नील विद्रोह आ गई ना बात विद्रोह की। क्यों? क्योंकि वो तो खून चूसते हैं,
अंग्रेज, है ना। 1759 क्या हुआ, किसानों ने कहा कि हम मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन नील की खेती नहीं करेंगे। किसानों ने साफ मना कर दिया। किसान क्या बोले, नील खेती नहीं करेंगे, करने से मना। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग था, जो किसान थे ना वो हल बैल, उनके जो भी कुल्हाड़ी फरसा तलवार सब लेके निकल गए इन पर अटैक करने। किन पर? गोरों पर अटैक करने, अंग्रेजों पर, ठीक है। और जो औरतें थी ना, क्या करती, उनके पास बर्तन है, गुस्सा तो आ रही है, घर में आ रहे हैं किसान, और बेचारे थके हारे परेशान, उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है, वो दे नहीं रहे हैं, कर्जे में डुबा दिया है, घर में परेशानी है, तो औरतों को भी पता है, तो निकल ली वो अपने सारे बर्तन वगैरह लेके अंग्रेज़ों की पिटाई करने। गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, लिख देती हूँ मैं, किसान तलवार, हल, बैल, बैल को तो नहीं लाए होंगे, हल और कुल्हाड़ी सब लेके आ गए। औरतें क्या लेके आएंगी, जैसे सोचो बेलन लेके निकल गई, चलो निकलो अंग्रेज़ों, और बेलन, उनके पास जो भी था, चाकू छुरी बर्तन जो भी थे, निकल गई, है ना। औरतें बर्तन लेकर क्या कर रहे हैं, ये विद्रोह में कूद पड़े। मतलब सीधे भाषा में अंग्रेजों पर अटैक। क्या कर दिया, अटैक, ठीक है। ये कर दिया इन्होंने अंग्रेजों पर अटैक कि भाई नहीं, तुम अब निकलो यहाँ से, हम नील की खेती नहीं करेंगे, ठीक है। हम कर्जे में डूब गए, हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हम हमारा धान नहीं उगा पा रहे, तो हम आपकी ये नील खेती क्या करें, करके क्या करेंगे, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, हम कब तक अत्याचार सहन करते रहेंगे। हमारे भाइयों ने 1857 में बहुत बड़ा क्रांति विद्रोह कर दिया, तो हम क्यों झेलें। तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये नील विद्रोह इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, आंदोलन शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि जो अंग्रेज एक हैं एस्ले ईडन, जो क्या करेंगे, वो इनकी प्रॉब्लम देख लेके नहीं आए, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्दियों में इंडिया में यहाँ आए हैं तो इनको क्या लगेगा भारतीयों को कि वो हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। कौन आ रहे हैं, एस्ले ईडन, इस नाम को याद रखना है, जो इनकी कुछ हेल्प भी करेंगे। कौन है, क्या पढ़ रहे हैं हम, नील विद्रोह, ठीक है ना, नील विद्रोह। कौन आ गए हैं, एस्ले ईडन, सर्दियों में भारत में आए। उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया और कहा, क्या कहा कि अंग्रेज का भारतीयों पर दबाव, नील खेती का दबाव, उन्होंने यही बताया है ना, नील खेती का दबाव सही नहीं, उन्होंने ये बोला। और एक अनुबंध जारी किया। क्या जारी किया कि जो अंग्रेज हैं वो किसानों पर नील की खेती का जो है वो जबरन नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, अनुबंध जारी किया, अनुबंध जारी किया। क्या किया कि किसान जो है वो लोगों के साथ नील खेती की जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं। अब सोचो
उस टाइम क्या मोबाइल नहीं थे, न्यूज़पेपर नहीं थे कि वही का वही लिखा हुआ जो है न्यूज़पेपर में छापा और सब पढ़ लें और दूसरा कहीं सोशल मीडिया पर आ जाए या मोबाइल में आ जाए, इस तरीके से नहीं था। एक दूसरे से खबर फैलती थी। तो हमें पता है जब भी एक दूसरे से खबर फैलती है तो लोग उसमें अपना भी ऐड कर देते हैं और चीज़ें बदल जाती हैं कि बात क्या थी और कुछ और हो जाती है। तो क्या हुआ, इन्होंने तो ये किया कि लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और खबर क्या फैल गई कि जो ब्रिटेन की महारानी है, कौन है, विक्टोरिया है, विक्टोरिया नहीं थी, कौन थी इस समय ब्रिटेन की महारानी, उसके लिए इनका ये था, एलिजाबेथ थी उनकी भाई, उसने ऐसा कहा कि भाई आप जो करो, उन्होंने बंद करवा दिया है नील की, इस किसानों के साथ किसान नील की खेती नहीं करेंगे, उन्होंने नील की खेती के लिए मना कर दिया कि भाई किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती मत करवाओ, वो चीज़ बंद करवा दी है। ये बात फैल गई सब में कि भाई अब एक तो ये लोग विद्रोह में थे और दूसरा उधर से ये बात फैल गई, तो उनका वो हो गया ना कि हमारी बात को समझा जा रहा है और हम सही हैं और वो लोग गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग और ज़्यादा भड़क गए। क्या हुआ, क्या बात फैल गई कि इन्होंने बात फैल गई क्या कि ब्रिटेन महारानी का आदेश है कि किसानों से नील खेती न करवाए, मतलब कुल मिला के नील खेती बंद, ऐसा ये फैल गया। तो क्या हुआ कि विद्रोह ज्यादा हो गया, विद्रोह ज्यादा, ये तो फैक्ट्रियों पर अटैक, अंग्रेजों पर सीधा ही अटैक, और इस तरीके से करने लग गए थे हमारे भड़के हुए दुखी किसान, जिनसे ज़्यादा राजस्व लिया जा रहा है, उन्हें कर्जों में डुबाया जा रहा है, वो अपनी धान की खेती नहीं कर पा रहे, वो ज़्यादा भड़क गए। ठीक है, तो ये हुआ। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो क्या हुआ, यहाँ तो हो गई नील की खेती बंद, और क्या हो गया, ये लोग चले गए बिहार के साइड। जस्ट 2 मिनट्स। देखो इस समय जो रानी जो थी ना, वो रानी विक्टोरिया ही थी। कौन थी, रानी विक्टोरिया। एलिजाबेथ उस समय थी जिस समय क्या हुआ था, इन्होंने एकाधिकार लिया था यहाँ आने का। फर्स्ट टाइम जब ये लोग यहाँ आए थे ना, तब इस समय विक्टोरिया ही थी, और उसने क्या किया कि यहाँ कहा कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, दस्ती नहीं किसानों के साथ। और दूसरा क्या हुआ, बगावत के कारण क्या हुआ, नील आयोग भी बिठाया गया। नील आयोग बैठाया गया इन किसानों की जो बगावत थी उससे परेशान होकर। नील आयोग में ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अब नील की खेती नहीं कर सके किसान, नहीं करेंगे, नहीं करवाई जाएगी, नील खेती बंद हो गई। खेती तो बंद हो गई, पर ये लोग किधर टर्न आउट हो गए, बिहार। तब तक क्या हुआ, कृत्रिम रंग समझे। अब तक हम पौधा उगा रहे थे, इतने जतन कर रहे थे कि कलर मिले नीला। अब क्या हुआ, कृत्रिम तरीके से, यानी आजकल जो कृत्रिम कलर्स बनते हैं ना, वैसे कलर बनने लग गए थे। तो इनका जो था व्यापार उत्पादन वो थोड़ा कम हुआ, फिर भी वो लोग वहाँ नील उगा रहे थे, थोड़ा बहुत इनका व्यवसाय चल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, यहाँ से स्टोरी हो जाती है बिहार में चंपारण आंदोलन की। यहाँ का एक जो किसान होता है उसने गांधी जी को इनवाइट किया था 1917 में। ठीक है, वो स्टोरी यहीं की है। बिहार में आए गए ये लोग, यहाँ टॉर्चर कर रहे हैं, तो यहाँ के एक किसान ने क्या किया, गांधी जी को क्या किया, इनवाइट।
किस लिए? कि वो यहाँ आए और किसानों की दुर्दशा देखें, किसानों की दुर्दशा। फिर बाद में क्या होता है, यहाँ 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यही आंदोलन यहाँ गांधी जी चलाते हैं। ठीक है, अब रही बात हमारे नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उनका हमारे लास्ट में दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। कौन जो नील आयोग के अध्यक्ष हैं वो हमें याद रखना। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष, कौन थे? WS सीटन कौर। विदेशी बाबू के नाम है, अंग्रेजों के नाम है, ऐसे याद रख लो। कार है, कार की सीट है नहीं, व्यक्ति का नाम है, कार की सीट नहीं है, लेकिन सीटन कौर ऐसे याद रख लो। ठीक है, जो क्या थे, नील आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होता है। हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय नील की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसका रीज़न क्या था। दूसरी बात, नील की खेती कैसे होती थी, निज खेती, रेयती खेती, दोनों में क्या समस्याएं थी। किसानों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रेयती खेती में हुई। क्यों? क्योंकि उससे उनसे वो एग्रीमेंट साइन करवाते थे, उन्हें कर्जों में डुबो देते थे। दूसरा फिर हुआ आंदोलन। क्यों? रेती जो खेती थी उसकी वजह से ही आंदोलन हुआ। आंदोलन में क्या हुआ, सब लोग निकल गए, औरतें आदमी सब निकल गए उनके ऊपर अटैक करने की, भाई बस अब आप लोगों का बहुत हो गया। फिर धीरे धीरे क्या, फिर जो विक्टोरिया महारानी है उन्होंने कहा कि जो है किसानों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, और बात ऐसे फैल गई कि नील की खेती करने के लिए मना कर दिया है। तो विद्रोह ज़्यादा बढ़ गया, वो हो गया, और बगावत से परेशान होकर क्या किया, नील आयोग बिठाया। नील आयोग के अध्यक्ष कौन है? सीटन कौर। ठीक है, नील आयोग से नील की खेती बंद हो गई और वो लोग टर्न आउट हो गए बिहार की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक इसको अच्छे से समझ लेना, इसमें से हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।